हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास? सभी लोग बेटा फर्स्ट क्लास? ओके, तो मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ बेटा। और P100 फिजिक्स, मैं SD पांडे, SDP सर। हम लोग पिछले लेक्चर में बेटा पेपर सॉल्व कर रहे थे जो क्वेश्चन नंबर 1 से सर्कुलर मोशन के नाम से टेस्ट था, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक, मीन्स फ्रॉम 1 to 30 क्वेश्चन वॉज देयर। उनमें से हम लोगों ने दो पार्ट में सॉल्व कर रखा था बेटा कि 17 क्वेश्चन, 17 नंबर 16 क्वेश्चन हो गया था, और 17 नंबर से 30 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना था बेटा। तो मैं जा रहा हूँ जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक इस लेक्चर में सॉल्व करने। क्वेश्चन बेटा जो भी क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन की सेटिंग बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जानते बेटा कि इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो एग्जाम में आने वाला हो वही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर कुछ कंसेप्ट हो बेटा वही इम्पॉर्टेंट है। तो हम जा रहे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्लियर बेटा? तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम शुरू करते हैं। जस्ट इस लेक्चर के बाद बेटा जो क्वेश्चंस है, तो यह है तो सर्कुलर मोशन में, लेकिन सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो गए बेटा। 17 नंबर से लेकर के 30 नंबर के जो क्वेश्चंस है ना, तो इसमें कुछ सर्कुलर मोशन है, कुछ प्रोजेक्टाइल है और कुछ वनडे है। तो हम लोग यहाँ से जो भी है क्वेश्चन बेटा उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जस्ट इसके बाद मैं देने जा रहा हूँ एक 1 डायमेंशन का एक टेस्ट का क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक, 50 तक। तो देयर आर 50 क्वेश्चंस। तो हम एक लेक्चर में कोशिश करेंगे कि जस्ट इसके बाद मैं एक वीडियो दूंगा अभी तुरंत, तो उसमें मैं 50 क्वेश्चन पूरा 100% 50 क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बेटा, जहां तक हो पाएगा। तो 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो मैं अभी उसको दूंगा। और नए चैप्टर में मैं क्या करने जा रहा बेटा, तो नए चैप्टर में हम लोग बेटा हो सकता है तो कल शुरू किया जाएगा या आज ही शुरू किया जाए बेटा। तो अब नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप के होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और फिर उसे पढ़ेंगे बेटा रिजिड डायनामिक्स, यानी कि रोटेशनल मोशन पढ़ा जाएगा। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, लेकिन यह 2 लेक्चर के बाद, पहला लेक्चर अभी आज जो होने जा रहा है, और जस्ट इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे 1D का 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं फिनिश करूंगा। वीडियो को बेटा आप शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा। जहाँ पर भी ना कोई बात समझ में आए तो तुरंत हमको कमेंट में लिखिएगा या हमको व्हाट्सअप करिएगा, नंबर आपको मालूम बेटा। तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं हूँ P100 फिजिक्स के नाम से बेटा, व्हाट्सअप पे P100 फिजिक्स नाम से हूँ बेटा। और आप जानते हैं कि SDP सर क्लासेज मैं जस्ट शुरू करने वाला हूँ, तो मैं अब बेटा नया क्लासेज मैं अपना खुद का इंडिविजुअल फिजिक्स की क्लासेज बेटा, तो फिजिक्स की क्लासेज क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, क्लास सेकेंड ईयर के लिए, IIT के स्टूडेंट्स के लिए बेटा, और नीट के स्टूडेंट के लिए, तो जस्ट 1 से 2 दिन में शुरू हो रहा है बेटा। ओके, तो आप नंबर है हमारा आपके पास में, डिस्क्रिप्शन में बेटा वीडियो पे नंबर होगा, तो आप नंबर ज़रूर आप वहाँ पे नोट करके हमसे संपर्क करिए बेटा। तो यहाँ पर जिसको भी पढ़ना होगा फिजिक्स इंडिविजुअल बेटा, वो मैं टाइमिंग सेट करूँगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच रहेंगे, सुबह भी रहेगा और शाम को भी रहेगा। तो आप उसमें पढ़ करके बेटा अपना नीट एग्ज़ाम और IIT एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो फिजिक्स इज़ वेरी इजी। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आइए चलिए देखा जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा क्या दिया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन में पूरा डिटेल क्वेश्चन मंगाने के लिए बेटा व्हाट्सअप करेंगे, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अदरवाइज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है, तो चलिए बेटा वहाँ पे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है बेटा कि एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज A = 3t² I कैप। कहीं पर भी एक्सीलरेशन दिया हुआ है, कहीं पर भी एक्सीलरेशन दिया बेटा A = 3t² I कैप दिया हुआ बेटा, और क्या दिया बेटा प्लस 5tj कैप, प्लस 5tj कैप दिया हुआ है।
और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ बेटा एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी बिटवीन, तो अब आपको बताना बेटा डेल्टा वी की वैल्यू बतानी है, चेंज इन द वेलोसिटी आपको बताना है, और टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 t बराबर 0 टू t इक्वल टू दिया है बेटा, इसके बाद दिया है t बराबर 10 सेकेंड, तो t इक्वल टू 10 सेकेंड, ये है बेटा क्वेश्चन। तो याद देखो बेटा, एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेल्टा वी, you have to find the value of the delta v and between the time interval t equal to 0 to t equal to 10 second. Okay, what will be process? So since you have to find the value of the delta v, मतलब velocity में change बताना बेटा, और जानते हो देखो बेटा अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है ना, तो जब आप सॉल्व करोगे बेटा इस क्वेश्चन को तो पहली लाइन कैसे लिखना है आपको, तो अब देखो बेटा एक्सेलरेशन जानते हो ना, एक्सेलरेशन जानते हो बेटा, ए बराबर क्या होता है, तो ए बराबर होता है डी अपॉन dt होता है, ए बराबर डी अपॉन dt होता है। आप इसी को लिखते हो बेटा, तो डिफरेंशियल फॉर्म में है, आप इसी एक्सेलरेशन को लिखते हो ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी भी लिखते हो ना। देखो बेटा ए बराबर कैसे लिखते थे पहले, ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी भी लिखते थे। मैं कहता कि चेंज बताओ तो क्या करते आप, तो कहते हैं कि डेल्टा वी बराबर क्या हुआ, ए इंटू डेल्टा टी हुआ, ऐसे बोलते, ऐसे निकालते ना, तो यही डेल्टा वी बेटा वही दैट इज द चेंज। तो आपको चेंज बताना है, तो जब चेंज बताना है बेटा तो अब यहाँ पर भी वैसे डिफरेंशियल फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम ना। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, अब यहाँ पर dv की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा, तो dv बराबर क्या हुआ, तो dv इक्वल टू क्या करो बेटा, dv बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू dt हुआ। अब a की वैल्यू चूँकि दी हुई है ना बेटा, देखो यहाँ तो dv इक्वल टू क्या हुआ, a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप, ये t की वैल्यू dv की वैल्यू बेटा, ये t की इसकी a की वैल्यू दी हुई है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 5t जे कैप, 5t जे कैप ये दिया हुआ है। ओके, अब देखो बेटा अब क्या किया आपने dv बेटा, तो dv बराबर क्या हुआ, a इंटू डी टी है, तो इंटू dt कर दिया। अब और आगे सॉल्व करो बेटा, उधर dt है इधर dv है, तो dt एंड dv का मतलब जानते ही हो कि वो इंटीग्रेशन का सिंबल है बेटा, तो ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट करो, तो आप क्या करो बेटा, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। अब जानते हो बेटा कि यहाँ वेलोसिटी 0 से v है ना, 0 से v है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और यहाँ पर ये dt बेटा, तो इसको ब्रैकेट को हटा दो। अच्छा टाइम कहाँ से कहाँ था बेटा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है देखे हैं हम ना, t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड, तो आप यहाँ कर सकते हो बेटा कि 0 से 10 सेकेंड आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये v बराबर क्या हुआ बेटा, v बराबर dv का क्या हुआ v, तो v माइनस 0 बराबर v ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसको जो बेटा अब इसको थोड़ा पार्ट में लिख दो इस तरह से, 3t स्क्वायर आई कैप ना, 3t स्क्वायर आई कैप, और यहाँ पे ऐसे कर दो, अलग अलग कर दिया जाए इसको, तो 0 से कितना बेटा 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड हो गया, ओके बेटा, और ये dt हो गया प्लस, अब दूसरा ब्रैकेट जो बचा हुआ है ये, तो 5t जे कैप, और यहाँ पर क्या है dt, और ये क्या है 0 to 10 सेकेंड है। यहाँ तक हो गया बेटा। देखिए अब बहुत आसान, अब इसी को सॉल्व कर देना है बेटा, अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो v बराबर अब यही चेंज के बराबर होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 बेटा, तो v तो डेल्टा v यानी कि v माइनस 0 बराबर 0 यही चेंज के बराबर होगा। तो अब डेल्टा v बराबर चेंज आया कितना बेटा वेलोसिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, 3t बेटा इंटीग्रेशन करना है इसका, तो 3t और क्या हो गया बेटा, यहाँ स्क्वायर है तो जानते बेटा कि इंटीग्रेशन है तो साइन 1 प्लस ऐड हो जाएगा इसमें, तो 3t क्यूब अपॉन 3 हो गया, आई कैप तो वैसे ही रहेगा, आई कैप वैसे ही रहा, और लिमिट कितनी है बेटा 0 से 10 सेकेंड लिमिट है, प्लस अब यहाँ पे देखो अगला ये वाला पार्ट क्या होगा, 5 और t का पावर क्या है, कुछ नहीं मीन्स 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 5t स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो गया, यहाँ लिमिट हो गई 0 से लेकर के 10 सेकेंड हो गई, 0 से 10 सेकेंड। अब डेल्टा वी की वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी है बेटा, तो फाइनल वैल्यू क्या हुआ, तो फाइनल वैल्यू के लिए 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, अब ये आ गया t क्यूब आ गया, ये क्या है आई कैप
प्लस ये क्या है बेटा, ये है 2.5, यहाँ पे क्या है t², लिमिट कितनी है 0 से 10 है, थोड़ा और छोटा कर दीजिए। अब डेल्टा v बराबर कितना हुआ तो बेटा, अब यह लिमिट कितनी थी 0 से 10 ना, तो 0 से 10 यहाँ भी कर दीजिए। अब 10 की वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पर, तो 10 की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, आई कैप हो गया, प्लस 2.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। अब 0 की लिमिट है तो इसको 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डेल्टा v बराबर क्या होगा 1000 आई कैप प्लस, और यहाँ पे क्या होगा बेटा 2.5 इंटू 100 जे कैप हो गया, ठीक। और क्या मीटर पर सेकेंड होगा बेटा। अब यहाँ पे डेल्टा v की वैल्यू फाइनली कितना आई तो 1000 आई कैप प्लस ये कितना होगा बेटा, एक हटा दो यहाँ पे 250 हो जाएगा, तो 250 ना जे कैप क्या मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द आंसर एंड देयरफॉर इट्स ऑप्शन वाज, आंसर क्या था बेटा, आंसर था बी, तो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। क्लियर बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। कहीं पे कोई डाउट बेटा, नो। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं बेटा ऐसे क्वेश्चंस में। अब बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो बेटा अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आइसोलेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय ax इक्वल टू 2t। तो बेटा ax, तो ax इक्वल टू दिया हुआ है 2t और ay इक्वल टू दिया है 4। ax इक्वल टू दिया है 2t और ay बराबर दिया बेटा 4 दिया है। कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज आइसोलेशन ऑफ पार्टिकल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एवरेज क्या बताना बेटा इसमें, एवरेज आइसोलेशन बिटवीन t इक्वल टू एवरेज आइसोलेशन बताना बेटा। तो एवरेज आइसोलेशन बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का एवरेज आइसोलेशन आपको बताना बेटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्लियर बेटा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा ax की वैल्यू दिया है 2t, तो ax की वैल्यू दिया है 2t दिया बेटा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें बेटा देखो अब सॉल्व कैसे करना है आपको। तो ax इक्वल टू कैन बी रिटन एज dvx अपॉन dt लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, x एक्सिस का एक्सेलरेशन चूँकि दिया हुआ है। अब यहाँ पर vx की जो वैल्यू, अब यहाँ पर बेटा हमको vx की वैल्यू बतानी है, तो अब यहाँ पे हम dvx अपॉन dt इस तरह से इसको लिख दें, और ax की जो वैल्यू दिया है उसको ले लिया जाए बेटा 2t, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो dvx इक्वल टू कितना होगा बेटा 2t और क्या dt ले सकते हैं। इधर भी इंटीग्रेशन का साइन है बेटा, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन है, ओके। और वेलोसिटी कहाँ से बेटा कहाँ तक लेनी थी, तो वेलोसिटी 1 से लेकर के 3 सेकेंड तक, यानी कि 1 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड तक कंसीडर करना था। और यह तो vx बेटा, तो 0 से लेकर के vx तक इसकी लिमिट हो गई। ये अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें, देखें क्या मिलता है इसको सॉल्व करने के बाद। तो vx की वैल्यू कितनी है बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो गया और ये हो गया t² अपॉन 2 हो गया, और लिमिट 1 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड ये लिमिट है, ओके। अब देखो बेटा तो vx बराबर क्या हुआ, अब यहाँ से 2 से कैंसिल होगा, हम लोग लिख सकते हैं बेटा t² यहाँ पर, और 1 सेकेंड से लेकर के
3 सेकेंड लिख सकते हो बेटा। अब वी एक्स की वैल्यू बराबर कितनी हो गई, तो यहाँ पर 3 कर दिया जाए बेटा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो बेटा क्या हो गया, तो वी एक्स बराबर हो गया 9 माइनस 1 एंड दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स की वैल्यू आई बेटा, वी एक्स की वैल्यू आई 8 मीटर पर सेकेंड। अब ठीक ऐसे ही ये तो वी एक्स की वैल्यू आ गई। अब जैसा ठीक चलते बेटा इसी तरह से ना, अब चलते हैं बेटा वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन कितना दिया है देख रहे हैं ना, ए वाई बराबर दिया है 4। तो अब जैसा वाई एक्सिस पर देते बेटा क्या मिलता है वाई एक्सिस पर, तो ये वाई बराबर दिया है कितना बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको क्या ले सकते हैं, ए वाई को डी वी वाई अपान डी टी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, या डी वी वाई इक्वल टू 4 इंटू डी टी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब इसको बेटा इंटीग्रेट कर दिया जाए इसको भी, तो ये वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 4 इंटू टी, आ गई ना बेटा 4 इंटू टी, और टाइम की लिमिट उतना ही है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो 3 सेकेंड टाइम की, और ये जानते बेटा वही है 0 से क्या वी वाई है यह। ठीक, तो अब बेटा यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट किया जाए तो 1 to 3, यहाँ मिला क्या हम लोगों को वी वाई बराबर 4, और यहाँ पे टी की वैल्यू रखा बेटा 3 माइनस हाँ बेटा ए 4 बाहर निकाल दिया, और टी की एक बार वैल्यू क्या हुआ 3 रखा, और फिर दूसरी बार क्या रखा बेटा 1 रखा, तो आया कितना, तो वी वाई इक्वल टू 4, 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2, और 2 इंटू 4 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड बेटा। तो ये भी वैल्यू आई किसकी 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब कह रहा बेटा कि एवरेज आइसोलेशन आपको बताना क्या था, एवरेज आइसोलेशन बताना था बेटा, आपको बताना था एवरेज आइसोलेशन बताना था बेटा। अब ये एवरेज आइसोलेशन बराबर बताना है, तो अब ये इसको ऑप्शन दिया बेटा, ऑप्शन आपका दिया है आई और जे के फार्म में ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, तो ऑप्शन दिया है ए आई और जे के फार्म में। अब जाते हो बेटा आपको वी वाई भी पता हो गया है, और अब आपको वी एक्स की भी वैल्यू आपको मालूम बेटा, वी एक्स की वैल्यू भी पता हो गया है, मीन्स की वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 8 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ऑप्शन आई जे और के फार्म में, यूनिट वेक्टर के फार्म में पूछ रहा बेटा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, वी एक्स बराबर लिख सकते हो बेटा 8 आई कैप मीटर पर सेकेंड ले सकते हो बेटा। ओके, एंड ऐसे ही जस्ट सिमिलरली आप यहाँ पे बेटा दिया है वी वाई, तो इसको ले सकते हो ना 8 जे मीटर पर सेकेंड ले सकते हो। ओके, आप इस तरह से लिखते बेटा। अब जा देखिएगा, तो देयर फॉर द फाइनल वेलोसिटी विल बी हाउ मच, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। तो जानते बेटा कि फाइनल वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या होता है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप वेक्टर फॉर्म में। मैं कहूँ कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, तो आप उसको भी, चूंकि आई और जे 90 डिग्री पर है दोनों बेटा, तो 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, तो ये तो आपको पता ही है आसानी से, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फिलहाल यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हुई बेटा, तो वी एक्स की वैल्यू तो आई है 8 आई कैप प्लस क्या 8 जे कैप, हो गया 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी, बट यू हैव टू फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन तो चेंज इन द वेलोसिटी, तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन द चेंज, टाइम टेकन इन द चेंज, time taken in the change. So therefore average velocity will be how much, the change in the velocity, change in velocity यही हुआ बेटा, क्योंकि हम लोग निकाले हैं 1 सेकेंड से लेकर के कहाँ तक 3 सेकेंड के बीच में निकाला गया ना, तो चेंज इन वेलोसिटी तो यही है 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप, और टाइम चेंज में कितना लगा बेटा, तो टाइम चेंज में लगा है
3 सेकेंड 1 2 3 यानी कितना हुआ बेटा, तो 3 माइनस 1 ये हुआ। अब देखो बेटा इसके बाद एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना हुआ, तो एवरेज ये क्या निकाल रहे बेटा, यहाँ पे एवरेज लिख दिया जाए, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप निकाल रहे हो। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना हुआ, तो ये तो हो गया तुरंत ही 8i कैप प्लस 8j कैप अपान ये क्या हो गया बेटा 2, और एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स हाउ मच, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4i कैप प्लस 4j कैप। ओके, तो 4i कैप प्लस 4j कैप, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर बेटा। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर एंड देयरफॉर द ऑप्शन इज सी। तो आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ बेटा एक बार फिर से देख लें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस देखो लो बेटा एक बार फिर से, क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा, नो, तो कहीं भी आप भी तो ये प्रॉब्लम बेटा, तो आप तुरंत हमसे क्वेश्चन पूछे 24 into 7 hours, यस आई विल बी अवेलेबल फॉर यू 24 into 7 hours। ओके ओके बेटा, तो दिस इज द प्रोसेस how you can find the average acceleration. Keep in mind this is very some technical question, you have to find in this question average acceleration between a time interval. Okay, so what was the process, and since the option was given in the ij term, means in the vector form, and let you have to find the numerical value, means the numerical value you have to find only the magnitude, then what is the there should be no problem. How there should be no problem, because mind here, because Vx component is here and Vy component is here, दोनों दिए हुए बेटा, या V8 है और V8 है, 8 and 8, and therefore the what will be the numerical value, magnitude of the change in the velocity will be how much, 8√2, and it will be divided, means this question can be also asked in this form, what is the average acceleration, ना, what is the average acceleration, और सपोज बेटा कि ये इसमें वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा गया, ये वेक्टर फॉर्म में ना पूछ करके पूछ दिया कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी क्या होगी, तो नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में तो निकाल ही चुके बेटा, तो यहाँ पर आंसर मार सकते हो सीधे क्या, 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना बेटा। तो आप यहाँ से आंसर मार सकते हो इस तरह से, क्यों, क्योंकि यहाँ फाइनली सॉल्व हुआ ही है, 4 इसकी वैल्यू आई है और 4 भी इसकी वैल्यू है, ये आई है, जे यानी कि दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों 90 डिग्री पर बेटा, तो नेट आंसर आप यहाँ पे मार सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड मीन्स की यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर, चलो बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर गिवन। ओके बेटा, तो v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर गिवन, v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर गिवन, a and b आर द कांस्टेंट, वेयर बेटा a एंड b आर कांस्टेंट, जहाँ पर ए और बी क्या है, दोनों ये ए और बी दोनों बेटा कांस्टेंट हैं। अब कह रहा है कि देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, और बेटा देखो कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ना जो डिस्टेंस कवर किया गया बेटा उसको बताना है हम लोगों को। अब क्या करिएगा, कैसे सॉल्व करें बेटा, ये क्वेश्चन आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, पहले भी आ चुका है। अब चलो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको डिस्टेंस बताना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और आप जानते हैं बेटा कि इसको यह वेलोसिटी दिया हुआ है तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि रिवर्स चल रहा है ना, तो ऐसे प्रोसेस लिए आपको मैं पीछे वीडियो में लेक्चर्स में बताया हूँ कि जब भी कभी ऐसा करना बेटा कि वेलोसिटी दिया गया हो या एक्सेलरेशन दिया गया हो और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना हो, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन प्रोसेस यूज करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट से जब वेलोसिटी बतानी हो
या वेलोसिटी से एक्सीलरेशन बताना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। तो वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, dx अपॉन dt हो गई बेटा वेलोसिटी, dx अपॉन dt इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर हो गया। ओके, अब हम लोगों को बेटा dx की वैल्यू बतानी है, तो dx बराबर कितना हुआ, यहाँ पर है यह 80 इंटू डी टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी है। ओके, इस फॉर्म में लिखा हुआ। अब जैसा देखिए बेटा, अब यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पे कुछ टाइम भी दिया हुआ बेटा, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो यहाँ पे बेटा 0 to x हो गया इसकी लिमिट, और यह 1 सेकेंड से 2 सेकेंड लिखा हुआ बेटा, 1 सेकेंड to 2 सेकेंड लिखा हुआ। तो बहुत ही आसान केस है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ है नहीं। तो देखो बेटा x बराबर कितना हुआ, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, चूँकि ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। लिमिट आपको मालूम बेटा 1 to 2 सेकेंड है, तो आपने लिमिट लगा दिया प्लस, अब यहाँ पे क्या हुआ b, और यहाँ पे क्या आ गया टी क्यूब अपॉन 3 आ गया। ओके, और लिमिट वही, लिमिट कितना है बेटा 1 to 2 सेकेंड, तो 1 to 2 सेकेंड। एंड नाउ सॉल्विंग दिस, तो x इक्वल टू हाउ मच, a/2, 8 पहले बाहर ले लीजिए, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 2, तो 2 का स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर, और ऐसे कर दिया जाए। ओके बेटा, यहाँ पे क्या है कि 2 का स्क्वायर ऑफ 2 माइनस, फिर क्या बेटा स्क्वायर ऑफ 1, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस यहाँ b है, b अपॉन 3 यहाँ ले लिया बेटा, और यहाँ पर ठीक वैसे ही उसको भी, तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। And now solve this, what you will get here, that will be the answer। तो x इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू, यह क्या हुआ बेटा 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है 4 हुआ माइनस 1, 4 माइनस 1, और प्लस क्या हुआ यहाँ पर b अपॉन 3 हुआ, और क्या हुआ यहाँ पर 8 हुआ बेटा, 8 माइनस 1 हो गया। ओके, एंड नाउ यू विल गेट x इक्वल टू 3a/2, तो 3a/2, और यहाँ पे क्या मिला बेटा 7, तो 7 अपॉन 3 इंटू b मिला, तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर, मीन्स द ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन, एंड दिस वाज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस इसमें केवल आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेटा केवल जानना है अच्छी तरह से। तो यह मैं पीछे अभी ना पढ़े इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बेटा, तो पीछे मैं दे चुका हूँ वीडियो, आप वहाँ पे बेटा बहुत ही अच्छी तरह से सीख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर P100 फिजिक्स में बेटा सब कुछ दिया गया है, सब कुछ पढ़ सकते हैं बेटा। और ऑफलाइन क्लासेज मैं शुरू कर रहा हूँ, जस्ट इंडिविजुअल फिजिक्स की क्लासेज मैं शुरू कर रहा हूँ सभी बैचेस के लिए। तो बिल्कुल ही हमसे संपर्क करें, तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें टाइमिंग वगैरह सब कुछ मालूम हो जाएगा। ओके, तो चलो बेटा अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन बेटा आ जाए, देखते हैं बेटा कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा कि पार्टिकल मूविंग एलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्या बेटा कि पार्टिकल मूविंग, कोई पार्टिकल बेटा ना, पार्टिकल और किस पे मूव कर रहा है बेटा, तो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। और क्या दिया हुआ है, हैज एक्सेलरेशन एफ, तो इसका एक्सेलरेशन एफ दिया बेटा, और इस तरह से दिया है एफ नॉट इन द ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन टी, इस तरह से दिया हुआ है ना। ये भी आपके सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसलिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जहाँ पर एक बात और कहा गया बेटा कि जो एफ नॉट है एंड जो कैपिटल टी है ना, तो ये दोनों बोथ आर कांस्टेंट्स, यानी कि यह कांस्टेंट है, यानी कि एफ नॉट एंड टी यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ बेटा। अब आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, अब आपसे पूछ रहा है कि द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 हैज़ 0 वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है। और कह रहा है कि एंड एट इंस्टेंट एफ इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स वेलोसिटी, तो कह रहा है बेटा कि यह
द पार्टिकल एट t equal to 0 has zero velocity. In the time interval t equal to 0 to t when acceleration will be 0. देखो बेटा, तो कह रहा है अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में बेटा कि in the time interval between t बराबर 0 to t equal to f equal to 0 the particle velocity आपको बतानी है बेटा. तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी, आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी कब से बीच में, तो t बराबर 0 टू टाइम व्हेन f इक्वल टू 0, यानी कि उस समय के बीच t बराबर 0 से लेकर के उस समय के बीच जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. मीन्स यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 to the time when the acceleration becomes 0, means f becomes 0. तो ये है क्वेश्चन आपका. अब इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लें ठीक से आप. हो गया बेटा, क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कर लिया. अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के थोड़ा क्वेश्चन को इधर शिफ्ट किया जाए. अब आ जाओ बेटा, देखिए तो क्वेश्चन को इधर शिफ्ट किया जाए बेटा और आपको वेलोसिटी बतानी है. चूँकि यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है बेटा, तो चूँकि सिंस एक्सेलरेशन f इक्वल टू एफ नॉट इट इज गिवन 1 माइनस टी अपॉन टी, इट इज गिवन, एंड देयरफॉर f इक्वल टू विल बी हाउ मच, यस एक्सपेंडिंग दिस ब्रैकेट, तो यू विल गेट f नॉट माइनस f नॉट t अपॉन t. Yes, you will get this. Can be written like this? Can be written? Okay. And since you know that acceleration, since f equal to acceleration and f equal to, you can write dv upon dt. Can be written? No problem. And now putting the value here. So therefore dv upon dt will be how much? This will be the f naught minus f naught t upon t. Can be written like this. Otherwise dv will be how much now? So therefore dv will be cross multiply of the dt in the this right hand, and therefore you will get f naught dt minus f naught t upon t into dt. Okay, and now integrating this, it will be 0 to v, and the time is from t equal to 0, from t equal to 0 to t equal to t. Here also from t equal to 0 to t equal to t. And now the question, how you can write here, t equal to capital T. Okay, this is the question. Okay, come on the point. Since this is the velocity v, and this is the f naught, taken f naught common because this is the constant, and dt, that will be the t, and the limit is 0 to capital T, minus here will be how much, here will be f naught will be the constant, so f naught upon t is also constant, or here the limit is here, this is the t, and therefore you can write t square upon 2, and limit is 0 to t. Okay, so this is the final equation. Now the question, how you can write that t equal to capital T. Okay, come on the point. Since it is given here, limit of the time is from t equal to 0 to t equal to 0 to t equal to f equal to 0, means the time at which the acceleration will be 0, यानी कि वह समय जब acceleration 0 हो जाएगा. तो बहुत ही आसानी से बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो क्या कि जब f 0 हो जाएगा, कह रहा है कि उस समय के बीच जब f 0 हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कि f इक्वल टू 0 दिया हुआ ना, तो f इक्वल टू 0 को आप पुट कर दिए यहाँ पर. तो f बराबर जब 0 पुट करेंगे तो यह 0 इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ लग रहा है. तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, f नॉट, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा 1 माइनस t अपॉन t. ओके, कैन बी रिटन, आप इस तरह से लिख सकते हैं. अच्छा, अब यह कांस्टेंट है चूँकि बेटा देखो f नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, तो जब यह कांस्टेंट है तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो f कैन नेवर बी 0, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता. तो जब ये 0 नहीं होगा तो यह ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा ना.
तो 1 माइनस टी अपान टी को क्या होना पड़ेगा बेटा, 0 होना पड़ेगा, और जब जीरो होना पड़ेगा तो टी बराबर टी हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द रीजन दैट व्हाई यू रिटन हियर टी इक्वल टू टी, एंड देयरफॉर the time of the limit will be how much? So therefore time limit becomes t equal to 0 to t equal to t. Yes, this is the explanation that why it here written this is the 0 to t. Okay, clear? चलो बेटा देखिए, तो फिजिक्स बहुत ही आसान होती है बेटा, बस थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ने की ज़रूरत होती है, और यहाँ वहाँ पढ़ने से काम नहीं चलता है। एक अच्छा प्रॉपर वे में आपको क्लासेस चाहिए 1 साल रेगुलर, और यदि फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो फर्स्ट ईयर बेटा तो आपके पास 2 साल आपके पास पूरा टाइम है अपनी फिजिक्स पे कमांड करने का, बिल्कुल ही रेगुलर एंड सिस्टमेटिक। ओके बेटा, और उनसे पढ़ने की ज़रूरत है कि जो हज़ारों बच्चों को क्वालिफाई कराए हुए हों, बात समझ रहे बेटा, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, जो इंटर पास करके आए हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनसे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में ही बेटा वो आपका लाइफ स्पॉइल कर देंगे, तो प्रैक्टिकल में ही दिक्कत हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल नहीं करना है ना बेटा, साल भर रेगुलर अच्छे एक्सपीरियंस्ड टीचर से आपको पढ़ना है, जो कम से कम हज़ारों स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराया हो। तो इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है ना बेटा, चलिए तब रिजल्ट अच्छा बनता है। अब यहाँ पे बेटा, अब हम लोग यहाँ पर जा देखें, अब के फाइनली क्या पाए हम लोग, तो वी विल बी हाउ मच। तो बेटा अब यहाँ पे एफ नॉट, दिस वाज द कांस्टेंट, यहाँ पे टी की वैल्यू रखा बेटा, टी 0 वाली लिमिट है तो कोई रखा जाए या न रखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एफ नॉट, तो बेटा अब यहाँ पे क्या हुआ, तो एफ नॉट अपॉन टी, और ये कितना हो गया, तो अब यहाँ पे ले सकते हैं 2 बेटा, यहाँ ले सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे ले सकते हैं टी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। यस, यू कैन राइट लाइक दिस, ओके। एंड नाउ फर्दर सॉल्विंग दिस, तो क्या मिलेगा हम लोग बेटा, यहाँ से टी से क्या हो गया, ये टी एक कैंसिल हो गया, तो पाए क्या हम लोग, v इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस, यहाँ क्या पाए बेटा, यहाँ पर पा गए कि बेटा यहाँ क्या पा गए हम लोग, यहाँ पा गए एफ नॉट टी अपान 2, ये पा गए, और छोटा किया इसको बेटा, और छोटा किया इसको बेटा, और छोटा किया इसको, तो क्या मिल गया, v इक्वल टू एफ नॉट टी अपान 2। तो दिस वाज द फाइनल आंसर, तो दिस वाज द फाइनल आंसर, means option was C option. So C option was the correct option, and this is the most important question and has been asked 4 years before. ओके बेटा, तो ये पहले भी पूछा जा चुका बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारी समझ से बेटा इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। ओके, क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अब है अगला क्वेश्चन हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन, तो व्हाट इज द 21 नंबर क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्किल ऑफ द रेडियस 20 अपॉन पाई मीटर। देखो बेटा रेडियस की वैल्यू दे रहा है 20 अपॉन पाई मीटर, ये दिया है, रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कि 80 की वैल्यू भी कांस्टेंट है ना, 80 की वैल्यू कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन। बेटा यानी कि वेलोसिटी एट एंड्स ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, तो एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन, दूसरा चक्कर जब पूरा होता है तो कह रहा है कि जो वेलोसिटी है ना वह 80 मीटर पर सेकेंड है। तो जब सेकेंड राउंड पूरा होता है तो कह रहा है कि वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड है। और अब आपसे पूछ रहा है बेटा, अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज हाउ मच। तो अब आपसे यही जो 80 है ना, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जानते बेटा कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए v² = u² + 2 as
यस ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जानते हो बेटा कि लिनियरिटी के कंडीशन को ये फॉलो करता है। सर्कुलर मोशन का सवाल है और यह इक्वेशंस आप जानते हो बेटा कि ये 1 डायमेंशन का है, फिर भी यह लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। और इसको लागू करने के लिए यही कंडीशन भी होता है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उस समय क्या करते हैं, तो उस समय बेटा यह इक्वेशन तभी लागू होता है, ये जानते हो बेटा। अब ये वैल्यू दी हुई है आपको 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सिंस इट इज गिवन दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट इज गिवन एंड दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो 80 एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस। तो बेटा 2 चक्कर पूरा हो गया। कह रहा है एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक चक्कर पूरा हो गया, तो जानते बेटा कि एक चक्कर जब पूरा हो गया तो डिस्टेंस बराबर कितनी हुई होगी, 2 पाई आर। ओके, और जब एक राउंड या और भी पूरा कर ले बेटा, जब एक राउंड और 2 चक्कर जब पूरा कर लेगा ना, तब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और हो जाएगी, यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डिस्टेंस यह बराबर कितना हो गया, 4 पाई आर हो गया। ओके, तब टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज द 4 पाई आर, देयरफॉर यू कैन राइट हियर इनटू 4 पाई आर, यहाँ पे ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं। अब देखो, अब बहुत ही आसान, अभी से बाद में कोई दिक्कत नहीं है आपको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 80 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 80 इंटू 4 पाई आर, तो 4 पाई आर, आर बेटा, तो इंटू आर, आर की वैल्यू भी कुछ दिया हुआ था। आर की वैल्यू शुरू में देखें यहाँ पे तो 20/पाई दिया हुआ था बेटा, तो आर की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर कि 20/पाई पुट कर दिया। ओके, अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 80 इंटू 80 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा 20 है और ये 2 है, तो 20 इंटू 2 यानी कि 40, और 40 इधर आ गया, 40 इंटू बेटा 20 इंटू 2 किया तो 40 हो गया, और इंटू 4 अभी भी है, 4 है, और यहाँ पर 80 भी है, तो ये 80 हो गया। ओके, एंड नाउ यू कैन राइट 80 विल बी हाउ मच, तो 80 इंटू 80 अपॉन 40 into 4 can be written, and therefore what will be the answer, 80 will be 40 into 2 and 2, this is the 2 and again that will be the 40, therefore you will get 80 equal to 40 meter per second square, 40 meter per second square, and that is the answer, and therefore the answer is option B. तो ऑप्शन बी was the करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बेटा क्या क्वेश्चन में दिया गया था आपको, एक बार फिर से देखना बेटा, क्वेश्चन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस 20/पाई मीटर है, कह रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, और पूछ रहा है कि बताओ कितना है, और एक बात और बोला है कि वेलोसिटी एट एंड ऑफ द सेकंड रिवॉल्यूशन, जब दूसरा चक्कर पूरा करता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या पाई जाती है, उस समय उसकी वेलोसिटी पाई जाती है 80 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है बेटा कि बताओ उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना था, तो आपने क्या प्रोसेस यूज किया, आपने 1 डायमेंशन का इक्वेशन सीधे लगाया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इस इक्वेशन को लगा करके आपने इसको आसानी से देखिए बेटा सॉल्व कर दिया, और आपका आंसर आया कितना, 80 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना यह बेटा कि आप सर्कुलर मोशन का चैप्टर है, अब आपको दिमाग में आएगा कि हम जो है 1 डायमेंशन का कैसे लागू होगा, तो उसका रीजन जानते हैं आप अच्छी तरह से क्या बेटा, उसका रीजन ये है, उसका रीजन बेटा ये है कि हमेशा हमेशा जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सबको एक दिशा में होना है। अब चूंकि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वह दोनों एक ही दिशा में हमेशा रहते हैं। तो चूंकि हर बिंदु पर रहते हैं ना, हर बिंदु पर रहते हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि थ्रू आउट द मोशन, सर्कुलर मोशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है, दोनों एक ही दिशा में रहते हैं पूरे मोशन के दौरान। और जब पूरे मोशन के दौरान रहते हैं तो आप उसको जहाँ पर भी ज़रूरत है आप वहाँ पर इक्वेशंस आप लगा सकते हो। कौन सा, 1 डायमेंशन का चारों इक्वेशन आप आसानी से लगा सकते हो। क्लियर? तो दिस इज द क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा। तो अब है हम लोग का अगला क्वेश्चन, देखा जाए क्या है। चलो बेटा देखिए,
अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन, ओके बेटा। तो 22 नंबर क्वेश्चन बेटा, तो आइए देखते हैं बेटा 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 22 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि यह सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, और 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and is whirled in a vertical circle with another end of the string is at the center। ओके बेटा, तो एक सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि एक स्ट्रिंग ले लिया गया बेटा, एक रस्सी ले लिया गया, और उसके एक एंड पर एक पत्थर बांध दिया गया। एक पत्थर, एक स्टोन लिया गया बेटा, एक स्टोन ले लिया जिसका मास मान लीजिए बेटा m है, और यह सेंटर है। इसकी लेंथ बोला है L है, और अब ये इसको यह वर्टिकल सर्किल, तो यह वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यह वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है बेटा। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा बेटा, कह रहा है कि एट द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन एंड इट्स स्पीड इज u। कह रहा बेटा कि किसी समय इसकी स्पीड यहाँ पर u है, यानी कि लोवेस्ट पोजीशन पर बेटा माना है कि स्पीड u है। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी एज इट रीचेज द पोजीशन व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। कह रहा बेटा कि जब यह स्ट्रिंग इसका यहाँ पहुँच जाएगा, यानी यहाँ पर, यानी कि जब रस्सी है ना हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी कि जब यह एंगल हाउ मच दैट बिकम्स 90 डिग्री, तो जब यह एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द वेलोसिटी सिंस दिस इज द u एंड दिस इज द v एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द it reaches the position where the string is horizontal। g is the being acceleration due to the gravity, the magnitude of the change in the velocity from this। दो बेटा, तो दो पॉइंट है यहाँ पे, point 1 is here and this is the point 2, and you have to find the value of the change in the velocity between these 2 points। You have to find change in velocity delta v between points 1 and 2, मीन्स कि पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 के बीच में आपको चेंज इन द वेलोसिटी बतानी है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, एंड since the speed is not constant here, this is the speed is u here and this is the speed is the v here, this is the numerical value, and since direction u, this velocity means let us consider this is the direction and u is the numerical value of the numerical value, and therefore it is written here u and here written v। why it is so? क्या ऐसा लिखा गया बेटा? क्योंकि वर्टिकल मोशन है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कैसा होता है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन मीन्स आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रभाव में न हो रहा है। तो आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टेंजेंशियल आइसोलेशन का काम करती है, अच्छी तरह से जानते हैं बेटा। तो यह कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये कैसा मोशन हो गया बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये होगा बेटा। तो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो अब यहाँ बेटा देखो, तो अब डेल्टा वी बराबर क्या हुआ? तो डेल्टा वी बराबर क्या बेटा जानते हो? यदि न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कांस्टेंट होती, यानी कि यदि टेंजेंशियल आइसोलेशन ना होता, यदि यही हॉरिजॉन्टल होता, तो आप कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कांस्टेंट है। लेकिन अब क्या कह पाएंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि जानते बेटा कि जब भी कोई वस्तु ऊपर जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी ग्रेविटी के कारण घटती है। तो हर हाल में जो v की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस द न्यूमेरिकल वैल्यू। डायरेक्शन हैज़ बीन चेंज, डायरेक्शन तो चेंज हो ही चुका है, क्योंकि यहाँ है हॉरिजॉन्टल और यहाँ है वर्टिकल, तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया है। चूँकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी व्हिच, that will be the g is acting here, this is the tangential acceleration, here will be also g here at the 90 degree, this is the tangential acceleration, you can say here that at equal to g, here you can say at equal to g, this is the tangential acceleration, and since this motion is being in the influence of the tangential acceleration, and therefore what will happen? The velocity will continuously decreases. And now the question, say when the numerical value changes, then which formula will be here, which formula you can apply here to determine the change in the velocity। तो बेटा डेल्टा v बराबर क्या हुआ? तो जानते बेटा कि 2v sin
थीटा बाई 2 होता है ना, लेकिन क्या यहाँ पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट नहीं है बेटा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है ना, तो बेटा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज v इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। अब सवाल है बेटा, जब ये नहीं लागू होगा तब कौन सा लगेगा ना, तब कौन सा लगेगा? तो कहोगे बेटा कि डेल्टा v इक्वल टू, आप सीधे सीधे फार्मूला लगाइएगा। कौन सा? वेक्टर वाला। हाँ, कौन सा बेटा? वेक्टर वाला। कैसे? तो कहेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। ओके, तो आप सीधे सीधे बेटा फार्मूला लगाइएगा। अब जैसा देखिएगा फिर तो क्या मिलेगा आपको? डेल्टा v बराबर अंडर रूट, यहाँ पे क्या है बेटा? v1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? v2 स्क्वायर। ये क्या है बेटा? माइनस 2v1 v2 cos 90 डिग्री। अब यहाँ 90 क्यों? क्योंकि ये बेटा दोनों के बीच में इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अब ये हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने के कारण क्या हुआ? ये फैक्टर इतना क्या हो गया बेटा? ये फैक्टर 0 हो गया। तो जब ये फैक्टर 0 हो गया तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आई? तो डेल्टा v की वैल्यू आई v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो डेल्टा v की वैल्यू आई बेटा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सिंस v1 इज हियर हाउ मच? v1 इज हियर u, तो v1 इज हियर u। ओके, तो डेल्टा v विल बी हाउ मच? सिंस v1 यहाँ पे बेटा क्या है? u का स्क्वायर है प्लस v2 स्क्वायर। सिंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस v? What is the value of this v here? The velocity is, what will be the velocity? So now you can say that the v square equal to u square minus 2as. Okay, and now has been discussed in the last question that why you can use the equation of the one dimension in the circular motion. Therefore v square equal to u square, yes, that is the u square minus 2, and here will be how much? That is the acceleration. And therefore you can use here, okay, a is the g, so minus 2 g into s will be how much? That is the distance, that will be L. Okay, because from here to here, what is the distance? So what is the distance covered? That is the v square equal to u square minus 2 gl. You can use this. You can use this equation. And now what will happen? Here, and what will be your final answer of this question? So what will happen here now? Okay, now putting the value of now mind, अब यहाँ पर क्या बेटा? v2 स्क्वायर है। ये क्या है बेटा? v स्क्वायर मीन्स दिस इज द v2। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? v1 u था, और ये क्या है? v2 का मान कितना बेटा? va आया। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए u स्क्वायर माइनस 2gl। और ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जानते बेटा लीनियर कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर s की वैल्यू l कैसे आई? s विल बी हाउ मच l? क्यों आप यहाँ पे l लिखोगे? क्यों? क्योंकि लीनियर कंडीशन है ना, तो सीधे वर्टिकल हाइट लेनी है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। बेटा देखो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू, माइंड हियर, v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर u था, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हुई है? डिस्टेंस l है ना, यह डिस्टेंस l है ना। तो वर्टिकल डिस्टेंस में हम जब देखेंगे बेटा, तो देख बेटा यह u इनिशियल था, तो इस समय भी इस समय ना बेटा देखिए, इस समय t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर जो भी वेलोसिटी थी वो इधर थी ना, वेलोसिटी इधर थी। अच्छा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 90 डिग्री पर था, अब t बराबर 0 पर। इसके बाद में हमेशा हर बिंदु पर वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ना बेटा, तो दोनों हमेशा किस पे होते हैं? एक ही दिशा में रहते हैं। तो चूंकि दोनों एक ही दिशा में बेटा, इसलिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा भी तरीका और भी समझने का बेटा, यदि यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम रहे ना समझने में, तो दूसरा तरीका आप लगा सकते हो, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी बेटा इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ mu स्क्वायर, और इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर, और प्लस क्या है? mgl। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बेटा यहाँ की वेलोसिटी आप बता सकते हैं।
तो बहुत तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के, बस जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना तो ये कोई दिक्कतें नहीं होती बेटा, फटाफट आप इक्वेशंस को यूज़ कर लेते हो। अब ये इक्वेशन बेटा आईआईटी में, आपके आईआईटी एग्जाम में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, तो देखिए बहुत ही आसान, तो डेल्टा वी चेंज विल बी हाउ मच, तो ये हो गया 2u², तो अंडर रूट क्या हुआ 2u² माइनस 2gl, कैन बी रिटन लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ, डेल्टा वी की मान आपका पूछा था, तो अंडर रूट 2 बाहर ले लिया और u² माइनस gl, ओके। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर, this is the option number answer, this is the fantastic answer, so this is the answer and the option number was second option, means the B option, तो B option was the correct option, okay। एक बार इसको फिर से देख लो बेटा, कोई दिक्कत ना हो, एक बार फिर से देखो बेटा कहाँ से क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ से आया बेटा, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है u, यहाँ पर वेलोसिटी दिया है v, दोनों बिंदुओं के बीच में डेल्टा v का मान पूछ रहा है, चेंज इन द वेलोसिटी पूछ रहा है इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा यहाँ कांस्टेंट है नहीं, तो आप जब न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए आप ये वाला फार्मूला तो लगा नहीं सकते, डेल्टा v/2 v sin θ/2, क्योंकि जब ये लगता है जब v का मान कांस्टेंट होता, अब यहाँ पर v का मान कांस्टेंट है नहीं, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना होगा। यह इनिशियल है बेटा और ये फाइनल वाली वैल्यू है, यहाँ पर 90 θ90 था, तो ये θ90 ये टर्म में 0 हो गया है, यानी कि आपका इक्वेशन डेल्टा v बराबर क्या आ गया है, v1² प्लस v2² आ गया है। अब डेल्टा v बराबर क्या बेटा, यहाँ वैल्यू पुट किया, v² का मान निकाला, ये वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया बेटा, एंड दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट next question beta, and next question is the, this was the 22 number question, this was the 22 number question, and the next question is a 23 number question, 23 number question. What is a 23 number question? So in the 23 number question it is given that a ball is projected with the velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. तो बेटा जब भी आप न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व करिएगा, आप प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन यदि आपको दिखाई दे तो एंगल जरूर श्योर हो जाना बेटा कि वह वर्टिकल से दिया है कि वह हॉरिजॉन्टल से दिया है। अब जैसे मान लीजिए अब यही केस है बेटा, तो यही केस है जो एग्जांपल हम ले रहे हैं बेटा 23 नंबर, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पर ना बेटा यहाँ पर एंगल वर्टिकल से दिया हुआ है, ये दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है। तो जब यह एंगल 60 डिग्री है बेटा और ये वेलोसिटी है u, तो ये यहाँ पे कंपोनेंट कितना हो गया, तो ये हो गया Vy = V cos थीटा हो गया ना। अच्छा, और यहाँ पर क्या कंपोनेंट हुआ बेटा, तो यहाँ पर हो गया ये Vx = V sin थीटा हुआ ना, ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और जैसे मान लीजिए कि आपकी आदत होती है जनरली हम लोग ये इस एंगल को लेते हैं, अब आपने जल्दबाजी में क्या किया कि यहाँ पर एंगल रख दिया 60, यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि वो हॉरिजॉन्टल से है कि वर्टिकल से है, तो आप ये एंगल ले लेंगे और जहाँ पे होना चाहिए काश वहाँ पे हो जाएगा साइन, और जहाँ पे होना चाहिए साइन वहाँ पे हो जाएगा काश, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब जानते हो बेटा कि ये क्या हो गया, यह कांस्टेंट रहता है, आप ये जानते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और ये था मास m, और ये वेलोसिटी हो गई कितनी, तो ये वेलोसिटी हो गई बेटा u था ना बेटा, तो यह u था, तो यहाँ पर u लिख दिया जाए, तो बेटा यहाँ पे ये u हो गया, तो u sin थीटा, और ये क्या है बेटा, ये हो गया u, ये भी हो गया बेटा u cos थीटा, तो u sin थीटा, तो दैट विल बी द कांस्टेंट, तो मास बेटा m है, तो यहाँ पर क्या होगा u sin 60, u sin 60 बेटा, थीटा इज गिवन हियर 60 डिग्री। और आपसे पूछ क्या रहा बेटा, कह रहा है कि इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी, यानी कि ट्रेजेक्टरी के हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी, तो व्हाट विल बी द स्पीड, तो u बराबर का मान देखो बेटा कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो u का मान दिया बेटा, u बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 10 × sin 60 √3/2 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो यही आंसर था बेटा, बस इतना ही पूछा था, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब है बेटा 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ द रेडियस r
with the uniform speed takes time t to complete one revolution. Okay, so if this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, okay, तो कह रहा है कि the maximum height attained by it equal to 4r, the angle of the position theta इज देन गिवन बाई। चलो बेटा, तो यह भी कोई बात, तो इसमें क्या करना ना कि दो इक्वेशन बना के दो सिचुएशंस दिए गए हैं और दो सिचुएशंस में ना बेटा उसका एंगल बना करके अब इनसे दोनों का डिफरेंट निकाल करके वैल्यू एक दूसरे में पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। पूछ क्या रहा है एक बार फिर से सुन लो बेटा क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्किल ऑफ द रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो बेटा एक कोई पार्टिकल है, इसकी स्पीड क्या रहा है, स्पीड, तो इसकी स्पीड ना u इक्वल टू यू है और वो कांस्टेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है बेटा। तो यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है और यह जो स्पीड है u कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है बेटा। और कह रहा है कि इसका रेडियस, यदि मान लिया जाए कि इसका रेडियस r दिया बेटा, तो यह है रेडियस r, यह रेडियस दिया हुआ है और एक टाइम मीन्स वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में टाइम लेता है t, तो टाइम लेता है t बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू कैन बी रिटेन 2πr/v। सपोज कर बेटा कि ये स्पीड इसकी u है ना, तो यू कैन राइट हियर u, तो बिकॉज स्पीड इज द कांस्टेंट एंड टेकन u, देयरफॉर यू कैन राइट हियर u, तो u इक्वल टू सो मच एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, u इक्वल टू यू कैन राइट u इक्वल टू 2πr/t, तो दिस इज द स्पीड। ओके बेटा, तो ये तो दिया है कि ये दो बेटा यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका रेडियस r है और उसका टाइम पीरियड इसका मीन्स कि ये कंप्लीट चक्कर लगाने में टाइम लेता है t और स्पीड इसकी है u कांस्टेंट है। अब आप कह रहा है कि t बराबर कितना हो, तो t बराबर 2πr/u हो गया, तो u बराबर क्या हो गया, तो u बराबर 2πr/t हो गया। ओके, अब चलो बेटा इसके बाद अब देखते हैं और क्या हुआ। इसके बाद अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ़ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है क्वेश्चन बेटा कि यदि इस पार्टिकल को हम लोग u स्पीड से थ्रो किए होते थीटा डिग्री पर, ना, कह रहा है बेटा यदि u स्पीड से थ्रो किए होते थीटा डिग्री पर एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट इक्वल टू 4r। तो कह रहा है कि यह मैक्सिमम हाइट तब हुआ, मैक्सिमम हाइट ये जो होता है मैक्सिमम हाइट ना h मैक्स, तो यह h मैक्स कह रहा है बेटा क्वेश्चन में कि यह x मैक्स 4r के बराबर ये कवर करता, तो h मैक्स बराबर 4r के बराबर ये कवर करता। अच्छा, स्पीड यहाँ पर भी u है और स्पीड बेटा यहाँ पर भी u है, देखो ध्यान दीजिएगा, स्पीड यहाँ पर भी u है, एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल से है, तो h मैक्स। अब कह रहा बेटा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा गिवन बाई, अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की आपको वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है बेटा, नो प्रॉब्लम। अब जा देखिएगा, जानते बेटा कि एच मैक्स क्या होता है, पहले तो आप ये निकाल दो कि एच मैक्स होता ही क्या है, तो एच मैक्स आप जानते बेटा कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है, ये होता है वैल्यू इसकी एच मैक्स की, होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना बेटा देखो u की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाले हुए हो, u बराबर 2πr/t लिखे हो बेटा, तो अब चलिए जा देखा जाए। अब यहाँ पे अच्छा एक बात और कह रहा है, कि एच मैक्स मान जो है वो 4r के बराबर है, तो एच मैक्स के स्थान पर बेटा 4r रख दिया जाए, तो 4r रख दिया जाए। u की वैल्यू कितनी बोला है बेटा, u की वैल्यू बोला 2πr/t है, तो 2πr/t ना का होल स्क्वायर हो गया, और इंटू क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा बेटा यहाँ पे अपान 2g हो गया, तो u स्क्वायर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 2πr/t पुटिंग हियर एंड हियर मीन्स द रिमेनिंग पार्ट इज द साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, एंड नाउ let us solve in this, then what will happen, 4r equal to what will here 4 square r square upon t square into
sin square theta upon 2g. Okay, and what will happen further? So this 4 and 4 becomes cancel, and 1r and 1r this will be the cancel, and you find the value of you have to find the value of the theta, and you have to find the value of the theta. Therefore and since 4 becomes cancel, r becomes cancel, 2gt or 2gt square, mind here 2g is here and t is here, 2gt square upon दिस इज द रिमेनिंग पार्ट पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर और क्या बेटा बचा हुआ है यहाँ पे आर है, पाई अपन आर। ये बेटा ये यहाँ जा कर के इधर कुछ नहीं है तो 1 बचा, ये 2gt स्क्वायर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 2gt स्क्वायर हो गया बेटा, और यहाँ पे नीचे क्या आया इसके पाई स्क्वायर आया, आर स्क्वायर आया, और बराबर क्या बचा लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में साइन स्क्वायर थीटा, तो यू कैन राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कैन बी रिटन लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। And you have to find since the theta, and therefore sin theta will be how much? Therefore sin theta can be written 2gt square upon pi square r under was taken in the bracket, and this will be 1 upon 2 because this is the square, and again further you can write theta equal to how much? Theta equal to how much? So sin inverse 2gt square upon pi square r power half means under root. That is the fantastic answer, and therefore theta equal to the option number 1 was, this is the fantastic answer, this is the fantastic answer, and option was A option was the correct option. 2gt square upon pi square r under root, yes, this is the fantastic answer of this question. ओके बेटा, एक बार फिर से देख लें, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकल था, थोड़ा बेटा देखिए वो टफ क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, देखो बेटा ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है ना, ये आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत साफ है कि कोई पार्टिकल यू स्पीड से यू यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, तो अब आपको ये सोचना बेटा कि उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, तब आपको सोचना है कि टी का मान किसके बराबर होगा, तो टी बराबर 2 पाई आर अपान यू होगा। अब यू की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो बेटा कि यू बराबर 2 पाई आर अपान टी कैन बी रिटन हियर। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा कह रहा है कि यदि उसी स्पीड से थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल पे थ्रो किया जाए तो एच मैक्स समान 4r आता है, तो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या है, तो क्या करोगे बेटा, जानते हो कि एच मैक्स की वैल्यू इतनी, ये फार्मूला होता है। अब यू बेटा साफ दिख रहा है यहाँ पर यू का स्क्वायर। ओके, और ऑप्शन को देखा कि आपको उसमें जी और टी के फार्म में लाना है, तो अब यहाँ पे साफ दिखा बेटा कि यू नहीं है ऑप्शन में, तो यू को एलिमिनेट करना होगा, तो यू को एलिमिनेट करना होगा बेटा, तो यू पहले ही आपने एलिमिनेट कर लिया, और यहाँ पर यू की वैल्यू बेटा यू की वैल्यू निकाला, यू को एलिमिनेट करने के लिए यू का मान यहाँ पुट कर दिया बेटा, यू का मान पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, जो भी कुछ आया बेटा आफ्टर सॉल्विंग दैट विल योर फैंटास्टिक आंसर। So that is the answer, and option A was the correct option. And after that, now the question number is the 25. Question number 25. In the question number 25, it is asking in the question that two bodies of the same masses are projected with the same velocity at angle 30 degree and 60 degree. तो देखो बेटा यहाँ पर एक एंगल थीटा 1 का मान दिया है 30 डिग्री एंड एक थीटा 2 का मान दिया है 60 डिग्री। ओके बेटा, और कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंजेज विल बी सेम मास, तो कह रहा है कि द टू बॉडीज ऑफ द सेम मास आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी। और एक बात और बेटा कि u1 बराबर u2 बराबर ना u, दैट इज सेम बेटा। तो जब भी आपको जानते हैं बेटा, थ्योरी में आपको बता चुका हूँ कि जब भी कभी भी दो वस्तुएं स्पेस में थ्रो की जाती हैं, दो वस्तुएं, और उनका यदि स्पीड बराबर है बेटा, दोनों का स्पीड बराबर है, और यदि उनका एंगल डिफरेंट है, यानी कि ये भी हॉरिजॉन्टल से है, ये भी हॉरिजॉन्टल से है, और कहीं पर भी कोई भी यदि क्वेश्चन हो बेटा, और यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना आ जाए 90 डिग्री आया, दोनों का सम 90 के बराबर होता हो बेटा। जैसे यदि एक 40 है तो दूसरा 50 है, तो 40 प्लस 50 दैट इज द 90 डिग्री। जस्ट लाइक हियर दिस इज द 30 एंड दिस इज द 60, देयरफॉर थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी हाउ मच, दैट इज द 90 डिग्री। तो जब भी कभी ऐसा की सिचुएशन आए बेटा, तो कीप इन माइंड ऑलवेज कि R1 बराबर R2 होता है, यानी कि रेंज हमेशा क्या होती है बेटा, रेंज सेम होती है, R1 इक्वल टू R2 है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ R1 रेशियो R2
will be always 1:1, and this is the fantastic answer. So this is the fantastic answer. Because your answer will be option number 1. Option number A is the correct option. क्लियर होगा बेटा? तो बस केवल देख लेना है कि दोनों का सम 90 के बराबर है कि नहीं. सपोज करिए कि एक एंगल यदि 5 डिग्री बोला जाए तो अंडरस्टूड है कि दूसरा एंगल कितना होगा बेटा? 90 में से 5 माइनस कर देंगे, जो भी कुछ आएगा 85 डिग्री. 85 डिग्री विल बी सेकेंड आंसर. मीन्स यदि किसी को दो प्रोजेक्टाइल हो और एक 5 डिग्री पे 5 डिग्री पे विथ हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, 5 डिग्री पे विथ हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, नॉट वर्टिकल, विथ हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जाए, और दूसरा भी 85 डिग्री पर थ्रो किया जाए, और दोनों का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का बराबर हो, तो रेंज उनका क्या होगा? बराबर. और जब रेशियो क्या होगा? 1:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन. 26 नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम बनाया दिया बेटा. ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आईआईटी या नीट में दोनों एग्जाम में से बेटा ये क्वेश्चन आए हुए हैं. सभी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपके एग्जाम में न आया हो. अब देखो बेटा दूसरे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पर एक कोई प्रोजेक्टाइल बेटा, और ये दिया हुआ है कि यहाँ पे इसकी स्पीड, ये वाली स्पीड ना u, यहाँ पे इसकी स्पीड दी हुई है. तो u की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिया है 2i + 3j. तो u की बेटा ये जो u है ना, ये वैल्यू दी हुई है, वेक्टर u बराबर दिया है 2i + 3j दिया गया है ना, 2i + 3j बोला बेटा. अच्छा, और डायग्राम बनाया गया है, और डायग्राम में अब कह रहा है कि यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, इसको पूछ रहा है क्या होगा. तो अब आप तो जानते हैं बेटा, ये सब पढ़ चुके हैं आप ना, ये अब आप जानते बेटा, ये सब पढ़ चुके हैं. तो आप यहाँ पे क्लियर बेटा कि क्या होगा. आइए देखा जाए. तो सपोज करिए कि यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी बेटा v हो गई. वेक्टर वेलोसिटी हम बोल रहे हैं बेटा, तो वेलोसिटी वेक्टर को टर्म है, यानी कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी देखना होगा. तो सपोज करिए कि वेलोसिटी यहाँ पर v हो गई. तो जब ये वेलोसिटी v है बेटा, तो वर्टिकल यदि एक लाइन खींच दिया जाए और एक लाइन यहाँ पे खींच दिया जाए, तो जानते हैं बेटा कि प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मीन्स कि यह कंपोनेंट जो है 2i कैप मीटर पर सेकेंड, और यह जो वर्टिकल डायरेक्शन है बेटा, ये है कितना? 3j कैप मीटर पर सेकेंड. तो यह तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें तो कोई चेंजिंग होती नहीं. तो नो चेंज, दिस इज द कांस्टेंट ऑलवेज. तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी क्या होगा? 2i कैप मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दैट इज द कांस्टेंट. तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा. अब बात आई ना बेटा, अब बात आई कि यहाँ पर 3j मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. तो अब बात आई बेटा कि y पर क्या होगा. तो यहाँ पर जो बेटा इस लेवल पर जब है ना भी, तो उसी ग्राउंड लेवल पर जब जाके टकराएगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना बेटा, वो कांस्टेंट रहती है. तो अब यहाँ पे 3 था, तो वहाँ पर भी 3 होगा. अंतर ये होगा कि अब जब यहाँ पे जा रहा था तो वर्टिकली अपवर्ड था, तो प्लस था. तो जब यहाँ पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना. तो अब इस वेलोसिटी को यदि लिखना है तो क्या लिखा जाए? तो अब इस वेलोसिटी को लिखना है तो देयरफॉर यू कैन राइट दिस वेलोसिटी v विल बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है 2i कैप माइनस 3j कैप क्या? मीटर पर सेकेंड. तो नाउ यू कैन राइट दिस इज द आंसर, मीन्स 2i minus 3j meter per second. This is a fantastic answer, and therefore the answer equal to option B. Option B is the correct answer. Okay. Now the next question. And the next question was 27. The next question is 27. What is given in the 27 number question? A particle of the mass m is projected with the speed v making an angle 45 degree with the horizontal. तो बेटा कह रहा है कि किसी वस्तु को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर थ्रो किया जा रहा है, 45 डिग्री पर थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल से. बेटा ये बोला क्वेश्चन में, with the horizontal when the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in the मोमेंटम विल बी ना बेटा. तो कह रहा है बेटा कि जब यहाँ पे लोगों ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ पर आए, जैसा इसको फिर से डार्क कर दें बेटा.
एक सपोज कि बेटा कि दिस इज द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, सपोज दैट ए पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे आपको थ्रो किया गया बेटा, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या दिया बेटा, कह रहा है कि पार्टिकुलर द मास m प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल दिया बेटा 45 डिग्री, और वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया बेटा v या u दिया हुआ है, तो मास m दिया है बेटा, और दिया है वेलोसिटी v दिया बेटा, तो क्या है वेलोसिटी v है। तो जब वेलोसिटी v बेटा, तो यहाँ पर जानते हो कि यहाँ पर इसका लीनियर मोमेंटम कितना बेटा, यहाँ पर इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बेटा कि इसकी वेलोसिटी जानते हो बेटा कि यह ux होती है u cos थीटा i कैप है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, तो ये होती है u y बराबर कितना, u sin थीटा j कैप वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि लीनियर मोमेंटम p1 का मान कितना है, तो आप क्या कहोगे बेटा, मास इंटू वेलोसिटी कहेंगे ना, मास इंटू वेलोसिटी कहेंगे बेटा, की लीनियर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर यू कैन राइट p1 वेक्टर p1 इक्वल टू m, और v डैश बराबर कितना बेटा, u cos थीटा i कैप प्लस m u sin थीटा j कैप, ओके। तो यू कैन राइट दिस, तो दिस इज द p1, the p1 equal to m u cos theta I cap plus m u sin theta j cap. Just like here, when now this will strike here, जब यह यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, तब क्या बेटा बेटा, तो देखिए आप जानते बेटा कि यह कंपोनेंट है ना u sin थीटा, तो u sin थीटा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और u cos थीटा कंपोनेंट अभी भी वैसे ही रहेगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो ux है u cos थीटा, तो u cos थीटा ये तो वैसे ही रहेगा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना बेटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, अब ये हो गया क्या, अब u y हो गया माइनस u sin थीटा j कैप हो गया है। मैं कहूँ कि अब यहाँ पर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम p2 का मान, यहाँ p2 यदि मान लिया जाए फाइनल को, तो क्या होगा, तो फिर वैसे लिखेंगे कि u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप लिखेंगे ना, कोई दिक्कत बेटा, नो। अब देखो, अब कह रहा है कि इनिशियल और फाइनल के बीच में चेंज कितना होगा, तो आप जानते हैं बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा p बराबर क्या होगा, p2 माइनस बेटा p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, नाउ पुटिंग द वैल्यू एंड नाउ पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्विंग। तो सिंस देखो बेटा यहाँ पर भी u cos थीटा है, अच्छा ये लीनियर मोमेंटम बेटा, तो यहाँ पर भी m से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तो वेलोसिटी बनाना m से मल्टीप्लाई करना होगा लीनियर मोमेंटम बनाने के लिए, तो ये भी लीनियर मोमेंटम हो गया। तो देखो बेटा अब यहाँ पे x कंपोनेंट इसका mu cos थीटा i है, और यहाँ पर भी mu cos थीटा i है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट माइनस करने पे कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, और फिर p2 माइनस p1 किया जा रहा है बेटा, तो यहाँ पर mu sin थीटा j यहाँ बचेगा, और माइनस जब करोगे उसमें से इसको माइनस करना है, तो ये साइन माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, मैं करके दिखा दूँ सबसे अच्छा रहेगा। तो चल बेटा डेल्टा p बराबर कितना हुआ, मैं करके दिखा दूँ बेटा, तो डेल्टा p बराबर कितना हुआ, तो p2 माइनस p1, p2 की पहले वैल्यू रखा जाए तो m u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j कैप, ये बेटा ये p2 की वैल्यू है माइनस p1 माइनस p1 m, और क्या है बेटा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये है बेटा। अब डेल्टा p बराबर क्या हुआ, तो डेल्टा p बराबर क्या हुआ, तो m u cos थीटा i कैप, देखो अब ये दोनों टर्म बराबर है ना, तो इनमें से i वाले को माइनस कर दिया जाए, तो m u cos थीटा i कैप माइनस, तो बेटा अब ये भी माइनस तो है ही, और ये भी अब माइनस हो गया, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस क्या, माइनस 2m u sin थीटा j कैप, जैसे बेटा नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा, लेकिन अब ये जो दोनों पार्ट बेटा ये और ये तो कैंसिल हो गया ना,
तो बचा क्या, डेल्टा पी बराबर चेंज इन द लीनियर मोमेंटम कितना आया, -2mu साइन थीटा जे कैप। ओके ओके बेटा। तो अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा कि इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लें और कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में आपके नीट में पूछा था बेटा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, जब इक्वेशन में पूछा गया ना, तो इसको दिया हुआ था, इस तरह से दिया हुआ था कि डेल्टा पी इक्वल टू 2mu साइन थीटा एलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक बार जब पूछा था इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या किया था, इस तरह से दिया था और एलॉन्ग एक बार प्लस वाई दे दिया था, प्लस वाई एक्सिस, और एक बार माइनस वाई एक्सिस करके ऐसे दिया था, और एक ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही था ना बेटा। तो इसे ध्यान देने की जरूरत है। अब जाते बेटा, तो दिस इज द आंसर, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अब नाउ द क्वेश्चन कि ऑप्शन में आपको किस फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन में ना बेटा, ऑप्शन में डायरेक्शन और आईजे फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब न्यूमेरिकल देखो बेटा क्या करोगे, तो डेल्टा पी बराबर, अब यहाँ पे तो बेटा ये माइनस साइन, ये डायरेक्शन शो कर रहा है, जे भी क्या डायरेक्शन शो कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो 2mu इंटू साइन 45, तो देयरफॉर डेल्टा पी बराबर कितना हुआ, 2mu साइन 45 1/√2 and this becomes cancel and you will get here delta p equal to, तो क्या मिला बेटा, √2mu। This is the fantastic answer and the answer is option C, answer C option। ओके तो ये था बेटा कैसे चेंज निकालते हैं। तो एक बार आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बेटा, लिख करके प्रैक्टिस कॉपी में सब नोट करते जाएगा, लिख कर प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा ना बेटा। माइनस प्लस आई जे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी बातें सब कुछ क्लियर रहनी चाहिए। ठीक, कोई बेटा पॉइंट ऑफ दो बेटा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी क्या होती है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग पर वेलोसिटी क्या होती है ना, तो ये सब कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस कैसे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, और चेंज कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी का रहता बेटा, या चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बताना था, वेलोसिटी का रहता तो मास हटा दें तो वेलोसिटी में चेंज निकल जाएगा ना। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछता है, एंगुलर मोमेंटम का चेंज पूछता है, लीनियर मोमेंटम का चेंज पूछता है, और प्रोसेस बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। ओके नेक्स्ट, एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिया बेटा कि एक जो फॉर एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन 41, जो बेटा एक एंगल दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये दिया है ना 45 माइनस थीटा, और दूसरा दिया है 45 प्लस थीटा दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया बेटा, और कह रहा है कि द फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो मच एंड सो मच द हॉरिजॉन्टल रेंजेज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर द इन द रेशियो, और वेलोसिटी बेटा यहाँ पे हो एक शब्द और दिया होना चाहिए, यू विल भी सेम रहेगा बेटा ना। अवश्य सेम नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा, तो क्वेश्चन में ये पार्ट छोड़ दिया है, बाद वेलोसिटी विषय में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये अवश्य होना चाहिए ना बेटा, यू सेम होना चाहिए। तो यू सेम बेटा दो प्रोजेक्शन है, एक किया प्रोजेक्शन है, एक किया प्रोजेक्शन है, ये दो सेम होना चाहिए बेटा, आई मीन्स यू वेलोसिटी दोनों का सेम होनी चाहिए। अब अभी बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में कि θ1 प्लस θ2 का मान यदि 90 डिग्री है बेटा, तो वहाँ पर R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू की दोनों आपस में बराबर होती है, इनका रेशियो 1:1 आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आसानी से दिख रहा है 41 माइनस थीटा प्लस क्या, प्लस 45 प्लस थीटा, यदि दोनों का सम कर दिया जाए तो हम लोग क्या पाएंगे बेटा, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों को जोड़ दिया तो 90 डिग्री हो गया। तो दोनों का सम चूंकि 90 डिग्री आ रहा है बेटा, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू निकाल 90 डिग्री आ रहा है, तो ये साबित करता है, शो करता है कि R1 का मान और R2 का मान दोनों क्या होगा बेटा, सेम होगा, और इनका रेशियो R1 रेशियो R2 होगा। ओके दैट इज द आंसर। तो R1 रेशियो R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1:1। आंसर कितना हुआ बेटा, तो आंसर हो गया, आंसर इज द डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेटा, अगला क्वेश्चन है 29।
बेटा 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विद द वेलोसिटी u एट एंगल 30। देखो बेटा यहाँ पर भी थीटा 1 का मान 30 डिग्री दिया हुआ है ना, 30 डिग्री दिया हुआ है। टू द हॉरिजॉन्टल एंड द अदर बॉडी बी सेम मास इज थ्रोन विथ द सेम वेलोसिटी। देखो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी u1 बराबर u2 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि उस बेटा 60 डिग्री, तो दूसरे का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बेटा थीटा 2 का मान भी 60 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है कि मास से कुछ लेना देना नहीं बेटा, मास बराबर रहे ना बराबर रहे, मास का कोई यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता बेटा, जानते हो थ्योरी में बता चुका हूँ आपको। द रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ए एंड बी, तो कुछ भी नहीं करना बेटा। देखिए आर ए रेशियो आर बी विल भी क्या, इसका भी आंसर 1:1 ही रहा। बहुत ही आसान बेटा, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर सो मच, दैट इज हाउ मच 90 एंड देयरफॉर द रेंज विल बी इक्वल। मीन्स कि इसका भी आंसर क्या रहा बेटा, तो इसका भी आंसर रहा बी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत ही आसान, देख रहे हैं बहुत ही आसान है सब कुछ। अगला क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा बेटा, द 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट। यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही कुछ दिया, एंगल यहाँ पर भी दिया है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन को डिफरेंट करके और अलग अलग तरह से कई बार एक ही चीज़ पूछा गया है ना। विच वन आर द फॉलोइंग इज ट्रू, द रेंजेज विल बी इक्वल। पहला ऑप्शन दिया है कि ये थ्योरेटिकल टाइप का बनाया गया है, तो कह रहा है कि देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, नो रॉन्ग, देयर रेंजेज विल बी इक्वल, यस। तो यहाँ पर बेटा जो ही देखा कि यू स्पीड दोनों का बराबर है, u1 बराबर u2 बराबर u ना बेटा, सेम बोला है क्वेश्चन में। और एंगल देख रहे बेटा, दोनों को जोड़ दिया 60 और प्लस 30 बराबर आ गया 90, तो कहेंगे कि R1 बराबर क्या हो जाएगा R2, यानी कि किस ऑप्शन पे निशान माना था बेटा, तो इसका आंसर था कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, कि रेंज बराबर होगा हाइट बराबर नहीं होगी। तो ये था पूरा ना डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 30 क्वेश्चन। अब इसके बाद में बेटा एक 1D का पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आर देयर। लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि चूंकि हम लोग इधर 1D और प्रोजेक्टाइल अभी बेटा 2 दिन से लगातार बहुत ही ज़्यादा पढ़े हैं, तो अब हम चलते बेटा अगला चैप्टर लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो अगला लेक्चर होगा वह जस्ट इसके बाद में देने जा रहा हूँ तुरंत ही आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन। तो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िएगा, वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा बेटा, और ऑफलाइन क्लासेज में कोशिश करिएगा कि ऑफलाइन क्लासेज, यदि गोरखपुर में रह रहे हो बेटा, तो गोरखपुर में कहीं भी रह रहे हो तो ऑफलाइन क्लासेज निश्चित ज्वाइन करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, वहाँ पर बहुत ही अच्छा सब कुछ मिलेगा। और यदि दूर है, कहीं रिमोट एरिया में नहीं गोरखपुर में रह के पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा। अब इसके बाद में सारे लेक्चर डेली के डेली लेक्चर अपलोड होंगे, जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊँगा ऑफलाइन क्लासेज में, तो हमारी कोशिश होगी कि डेली ना, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, डेली का मतलब कि हो सकता है कि आज न अपलोड हुआ तो कल हो जाए, लेकिन वह जो वीडियो रिकॉर्ड होगा बेटा, डेली का लेक्चर रिकॉर्ड होगा, डेली वीडियो पे पढ़ता जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन।